ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं केपलर्स लॉ। तो केपलर जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगे अपना सारा का सारा मतलब इन प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के वर्ष के बारे में स्टडी किया और उसके बाद में हमारे कुछ लॉ दिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला लॉ था वो था तुम्हारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में इनका क्या कहना था कि जितने भी, सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट्स से पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक इलिप्टिकल शेप का एक आकार होता है। क्या होता है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल एक शेप है, मतलब जैसे अपने पास में सर्कल होता है उसी वे में हमारा क्या होता है, इलिप्स भी होता है। ठीक है, तो इलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या है कि सर्कल जो है हमारा, उस सर्कल के अंदर में कोई एक सेंटर होता है, उसकी रेडियस होती है। सेम टू सेम इलिप्ट हमारा अंडे के आकार का होता है, जैसे अंडा होता है वैसे ही इलिप्स है। तो जब हम अंडे को देखेंगे तो ऐसा वो बीच से चपटा है। तो यहाँ पे हमारे दो सेंटर्स होते हैं, सेंटर एक ना होने की वजह से। यहाँ पे सर्कल में सेंटर एक था, लेकिन यहाँ पे सर्कल इलिप्स में सेंटर कितने होते हैं? दो। जैसे मैं इसको ए मान ले रहा हूँ, इसको बी, तो यहाँ पे हमारे दो सेंटर्स मिल गए, जैसे कि यहाँ पे केवल सी था। तो जैसे यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस, अगर हम इसकी बाउंड्री पे देखेंगे सर्कमफेरेंस की, तो हर जगह पे हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस अलग अलग मिलेगा। ठीक है, और जी इसी इसी सब स्टडीज़ की वजह से ही हम लोगों को सर्दी और गर्मी का भी पता चलता है कि मतलब अगर हमारा सन हम अगर सिचुएटेड कर दें एट पॉइंट ए पे और हमारा अर्थ है एट पॉइंट दिस, कोई भी मान लो एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सन रेजेस जो हैं वो काफ़ी टाइम लेती हैं और काफ़ी दूर होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें यहाँ की पोजीशन पे हमें क्या पड़ता है? हॉट। ठीक है, गर्मियाँ। और जब हम यहीं करीब होते हैं, तो जैसे कि अभी मौसम चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सर्दी वाला एरिया। ठीक है, तो ये सब स्टडी इन लोगों ने की, किनने? केपलर ने। तो पहला जो लॉ था वो ये बोलता था कि ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। तो यूँ मैंने अभी जहाँ पे बताया कि यहाँ के इसके दो सेंटर होते हैं, इनको सेंटर ना कह के हम लोग क्या कहते हैं इसको? फोकस। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो जब इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं वही हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है फोकाई, जैसे हम लोग फोकाई बोलते हैं, ये फोकाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लॉ कह रहा है कि अगर हम माने कि एट एनी वन फोकाई इफ़ वी पुट सन, मतलब इन दोनों में से किसी भी फोकाई पर, ए पॉइंट या बी, दोनों में से किसी पर भी अगर हम सन को रख दें, तो बकाया के जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, देन ऑल दी प्लैनेट्स, जितने भी हमारे प्लैनेट्स होंगे, विल मूव। अब वो मूव करेंगे कैसे? पाथ पर मूव करेंगे। तो ये जो मैंने बताया वो क्या बताया? इलिप्स। तो इलिप्स की जो बाउंड्री होती है, इलिप्स का जो ये पाथ है आपका, ये आपका कैसा है? इलिप्टिकल। तो मूव इन अ इलिप्टिकल पाथ। तो इसको तुम्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला वैसे ही है कि एट एनी वन फोकाई, या तो ए फोकाई पर या बी फोकाई पर, एट एनी वन फोकाई इफ़ वी प्लेस्ड ए सन, अपना अगर हमने सन को रख दिया, तो जो बकाया कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, देन ऑल द प्लैनेट्स विल मूव इन अ इलिप्टिकल पाथ, तो वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करेंगे। इसी वजह से हमारा जो सन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव ना करके कैसे पाथ में मूव करता है? एक इलिप्टिकल पाथ के मूव में करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो था। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ एरियाज़, जिसे हम लोग सेकंड केपलर्स लॉ के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। इसमें क्या किया उसने, बोला कि अगर हमारा इलिप्टिकल पाथ में कोई प्लैनेट मूव कर रहा है और उन उन दो फोकाई में से एक फोकाई पे अगर हमारा सन है, सपोज हमारा सन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर अगर मैं अपने अर्थ का मान लेता हूँ, अर्थ कोई प्लैनेट है, एक पॉइंट पर यहाँ है, थोड़े समय बाद अगर वो प्लैनेट यहाँ पर पहुँच गया, तो जब ये प्लैनेट यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके द्वारा जो इक्वल एरिया जो स्वैप किया जाएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समझ रहे हैं? ये हमारा जो है वो एरिया ही तो है एक्चुअल में। तो एक एरिया ये हो गया। अब यहाँ पर जितना टाइम लगा, सपोज मान लो कि इसको लगा टी सेकेंड्स या फिर टी मिनट या फिर टी ईयर्स, जितने मान लो, और उतना ही टाइम अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ कि यहाँ से प्लैनेट मूव होके यहाँ तक पहुँच गया, उतने ही टाइम में, कितने टाइम में? टी सेकेंड में। टाइम दोनों जगह सेम है, तो जो एरिया कवर किया जाएगा उसके चलने में, उसके मूव करने में, ये वाला एरिया, ये भी कैसा होगा? सेम हो जाएगा दोनों का। तो अगर मैं इसको A1 बोलूँगा और इसको अगर मैं एरिया A2 बोल दूँ, तो A1 विल बी इक्वल टू A2 फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम।
फॉर सेम टाइम पीरियड। ठीक है, सेम टाइम पीरियड के लिए दोनों का एरिया कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन अगर इसका लिखना चाहेंगे सेकंड का, तो कैसे लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is also same। ओके, और थर्ड है आपके पास में द लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, ये भी सिंपल है। ये क्या कहता है कि अगर अपने पास में कोई एक प्लेनेट है, यहाँ अपना सन है ए पॉइंट पर, यहाँ अपना सन रखा हुआ, ये अपना अर्थ मान लो, तो जो भी यहाँ से इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे, ठीक है, कि ये एक रिवॉल्यूशन करने में, मतलब कि यहाँ से अगर हमारा सन पृथ्वी मूव स्टार्ट करना किया और यहाँ से लौट के फिर से एक आ रहा है, तो इतना रिवॉल्यूशन करने में उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में लॉ है, क्या है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। अब कौन सा टाइम पीरियड है ये, रिवॉल्यूशन का, मतलब कि पूरा एक चक्कर लगाने का, बाय एनी प्लैनेट या फिर ऑफ ए प्लैनेट, क्या होता है कि ये होता है इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। अभी पूरी डेफिनेशन एक बार समझाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इस पूरी डेफिनेशन में टाइम पीरियड का मतलब समझ गए होगे। टाइम पीरियड मतलब कि पूरा अगर मेरा पृथ्वी यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के फिर से उसी पोजीशन पे आ रहा है तो कितना टाइम लगता है। तो हम लोग सब लोगों को पता है कि जो अर्थ है हमारा, अगर वो 1 जनवरी से रिवॉल्व होना स्टार्ट हुआ है तो वापस कब आता है, 31 दिसंबर को, मतलब पूरा उसको कितना साल लग जाता है, 1 ईयर। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड किसका हो गया, सन का, सॉरी अर्थ का। ऐसे ही हर प्लानट के अपने अपने क्या हैं, टाइम पीरियड है कि वो कितने साल में एक चक्कर को कंप्लीट करते हैं। तो अपना अर्थ जो है वो 1 साल में एक चक्कर को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये टाइम पीरियड जो है रिवॉल्यूशन का, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये कि जो टाइम पीरियड है इसका स्क्वायर करूँ, देखो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड है, ठीक है, तो टाइम पीरियड का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल, ये होता है तुम्हारा प्रोपोर्शनल का साइन। किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सबसे पहले मैं आपको सेमी मेजर एक्सिस बताता हूँ कि होती क्या है। तो इलिप्स पता है, इलिप्स तो मैंने बता ही दिया कि ये अंडाकार का जो होता है ये इलिप्स है। इलिप्स में 2 एक्सिस होती हैं। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ 2 पार्ट्स में, एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा कौन सा है भाई, ये एक्स है। अब जो ये वाली एक्सिस रहती है ये लॉन्ग वाली, ठीक है, तो जो लॉन्ग वाली होती है इसी को हम लोग कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो शॉर्ट वाली एक्सिस होती है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर। मतलब जो बड़ी है वो मेजर, जो छोटी है वो माइनर, ठीक है। तो ये शॉर्ट एक्सिस जो है हमारी वो क्या हो गई, मेजर। अब इसी मेजर एक्सिस का हमें क्या लेना है, सेमी लेना है। हमने मेजर एक्सिस तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, लेकिन सेमी क्या होगी, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस का जब हम क्यूब कर देंगे, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ए मान लेता हूँ तो मुझे अगर ए का क्या करना पड़ेगा, क्यूब, तब जाके ये तुम्हारा थर्ड लॉ बन के आएगा। तो इस थर्ड लॉ में अगर ये इक्वेशन याद है तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो क्या, कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ क्यूब। मतलब क्यूब किसका, सेमी मेजर एक्सिस का। तो इसको भी याद कर लेना आप। ओके, तो अब आता है अपना मेन जो पॉइंट है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत बड़ा, मतलब एक इम्पोर्टेंट फोर्स माना जाता है फिज़िक्स में, क्योंकि जो हमारे न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन, इन्हीं ने इसका क्या किया था, खोज। ये बैठे हुए थे, पेड़ सेब का पेड़ था, नीचे बैठे हुए थे, एक सेब का पेड़ नीचे गिरा। तो जब सेब का पेड़ नीचे गिरा तो आइजैक न्यूटन ने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये नीचे गिरने का एक रीज़न इन्होंने दिया है कि अर्थ जो है हमारा, वो हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट
इट ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू और मोर देन टू बॉडीज़, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम हमेशा दो ही बॉडी पे लगेगा। सपोज कि अगर मेरे पास में कोई एक मास है m1, एक बॉल है, और एक और मेरे पास में बॉल है m2। ये जो बॉल है वो हमारी सन है, ये जो बॉल है वो हमारा क्या है, अर्थ है। तो सन और अर्थ, कभी सोचा है कि ये सन और अर्थ अपनी पोजीशन से इधर उधर क्यों नहीं भाग जाते, कि सन अलग चला गया, अर्थ अलग चला गया। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है, ठीक है। क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि ये हमेशा अपने आप को अब इसके पास खींच के रखता है। तो ये अगर बॉडी 1 है तो इसके लिए इस पे फोर्स अगर लगेगा तो 1 के द्वारा किस पे फोर्स लगा, 2 पे। वैसे ये 2 वाली बॉडी 1 पे लगा रही है तो फोर्स जो है वो 2 के द्वारा लगाया जा रहा है किस पे, 1 पे। तो इस फोर्स को हम लोग कहेंगे F12, इसको कहेंगे F21, ठीक है। तो जनरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ जो है हमारा, वो क्या कहता है आइजैक न्यूटन के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू बॉडीज मास। दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन होगा, फोर्स। तो सबसे पहले देखो फोर्स प्रोपोर्शनल बताया, प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, ये क्या है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किनका, दोनों बॉडीज़ के मास का। अगर मैं इस एग्जांपल को लेके चलूँ तो दोनों बॉडीज़ का मास क्या है, m1 और m2। तो m1 और m2 का मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कर दिया, पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 क्या है कि जो यही हमारा जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज़। क्या समझ में आया कि अगर सपोज हमारे पास में ये एग्जांपल है कि ये m1 है और ये तुम्हारा m2 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो सेकंड पॉइंट के थ्रू क्या हो जाएगा कि जो f होगा वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए मैंने इसको m1 और m2 का मल्टीप्लाई इसके सामने लिखा था। लेकिन यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो उल्टा करने के लिए मैं 1 ऊपर लिखूँगा, अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज़। इन दोनों के बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। तो इस r का मुझे क्या कर देना है, स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 2। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कंबाइन करने वाला हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो फोर्स दोनों में है तो सेम फोर्स आ गया, दोनों में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल आ गया। यहाँ ऊपर क्या है, m1 मल्टीप्लाई m2, और यहाँ नीचे क्या है, r स्क्वायर। तो ये कंबाइन होकर हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। अब जब अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद में हमारे पास क्या आता है, इक्वल। और इक्वल के अलावा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग k बोलेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर, ये जो k होता है वो एक्चुअल में होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हर जगह जगह पे क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट, मतलब बदलती नहीं है, हर जगह नहीं बदलती। जब हम कहीं जगह बदलते हैं तब जाके इसकी वैल्यू बदलेगी। लेकिन जैसे अब अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल अलग होता है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही। तो इसी को हम लोग के की जगह पे क्या बोलते हैं, कैपिटल जी। तो ये जो फॉर्मूला अपडेटेड हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका आ गया फॉर्मूला, ठीक। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F वो भी वेक्टर हो जाएगा, कांस्टेंट जी रहेगा, मास कभी भी वेक्टर होता नहीं है। उसके बाद में जो r है ये तुम्हारा वेक्टर बन जाएगा, r वेक्टर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, जब मैं अब पीछे एग्जांपल लिए हुए था कि दो मास पे दो फोर्स लगते हैं,
एक पहले वाले की वजह से दूसरे पे और दूसरे वाले की वजह से पहले पे। जब पहले वाले की वजह से दूसरे पे लगेगा तो वो F12 हो जाएगा, और दूसरे पे पहले की वजह से लगेगा वो F21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है फोर्स, ये जो ऊपर लिखा था मैंने ये वाला फार्मूला, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब हम अगर F2 पे 1 के लिए निकालेंगे तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें हमारा क्या आ जाएगा आगे माइनस जी M1 M2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि अब ये एक दूसरे पे उल्टे ही फोर्स हैं क्योंकि इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, या फिर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है मैं पहले बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो अर्थ का जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है यूनिट। अब ये यूनिट आती कैसे, पहले ही बात तो इस वैल्यू को याद कर लेना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें जी की वैल्यू यही रखनी पड़ेगी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा फोर्स था वो क्या था कि जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से जी का निकालना है, यूनिट निकालना है कि ये यूनिट कैसे आती है, ये पूछा भी जाता है। तो हमें पहले से ही पता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो M1 M2 है ये तुम्हारा मास है, तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और जो आर है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, तो इसकी यूनिट क्या होती है तुम्हारी, मीटर। अब ये सब यूनिट यहाँ रखो तो फोर्स की जगह पे न्यूटन आ गया, इक्वल जी का हमें निकालना है, M1 का क्या है, किलोग्राम, मल्टीप्लाई M2 का क्या है, ये भी मास है तो किलोग्राम। यहाँ पे तुम्हारा आर जो डिस्टेंस बिटवीन टू है तो ये तुम्हारा मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर तुम जी निकालोगे जब, तो ये मीटर स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में है इसलिए तो n मल्टीप्लाई एम स्क्वायर। और यहाँ पे जी के साथ में किलोग्राम किलोग्राम दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इधर जाके किस में चले जाएंगे, डिवाइड में, तो ये तुम्हारा हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारा जी आता है। ठीक है, तो अब आपका आ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगता है उसको एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, सिंपल। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो कहेंगे व्हेन ए बॉडी फ्रीली फॉल फ्रॉम, या फ्रॉम की जगह लिखो टू द सरफेस ऑफ अर्थ at that point the acceleration because of gravitation of earth on that body is called acceleration due to ग्रेविटी। सिंपल है, सीधी बात है। अगर कुछ आसमान से तुमने नीचे की तरफ ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कुछ स्पीड से नीचे आएगा। अब अगर उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी का वो किसी वजह से नहीं आ रहा है, किसी के फोर्स लगाने से नहीं आ रहा है। वो फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है तुम्हारा किसकी वजह से, अर्थ की वजह से। इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल जी। ठीक है, अब इस स्मॉल जी की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, तो इसका सिंपल सा है कि अगर हम लोग अर्थ ले लें तो इस अर्थ को अगर हम लोग सपोज़ मान लें कि हम अंदर में कोई ये अर्थ की सरफेस है जिसकी रेडियस तुम्हारी आ रही है। ठीक है, वो अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M E है। ठीक, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इसकी डेप्थ में कुछ थोड़ा सा पृथ्वी के अंदर गए और एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया जहाँ पे एक मास रखा हुआ है M। ठीक, तो ये जो M रखा हुआ है और इतने बॉडी का ये जो मास है ये भी मास है। अब यहाँ पे तुम्हारा सेंटर है, यहाँ पे बॉडी का वेट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्मॉल r मान लूँ, ये रेडियस को, इतना सा रेडियस को, ठीक है, ये बड़ा वाला तो क्या r ही हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं,
कि हमें फार्मूला तो पता ही है कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। ठीक है, लेकिन हम लोग जो फोर्स निकालने वाले हैं वो एक तो इस अर्थ के मास की वजह से निकालने वाले हैं, ये वाला, और एक निकालने वाले हैं जो यहाँ पे बॉडी रखी हुई है। तो सपोज़ कि अगर मेरा m1 जो है वो मेरा बॉडी है m, तो m1 की जगह m आ गया। लेकिन तुम्हें m2 यहाँ क्या रखोगे, m2 तुम्हें वो रखना पड़ेगा जो इस रेडियस की वजह से इतना मास है, सिर्फ वो। तो इतना मास की इतनी रेडियस की वजह से इसका मास जो हो जाएगा वो मैं मान लेता हूँ कि mr। तो यहाँ कैपिटल mr आ गया। ठीक है, और जो रेडियस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r, तो ये स्मॉल r रह गया। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, फोर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि फोर्स, अब हमें क्या करना है, इस मास ऑफ द अर्थ निकालना है कि एट द इतनी रेडियस में इतने गोले का मास जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने, ये है क्या, स्फीयर है, तो स्फीयर में हम लोगों ने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो रेडियस आर है तो ये आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि जो डेंसिटी का फार्मूला केमिस्ट्री या फिजिक्स में 9th 10th में पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें मास की वैल्यू निकालनी है, तो मास की जगह हमें mr रख दो। वॉल्यूम हमें पता ही है क्या है, 4/3 πr³। और डेंसिटी को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे डेल्टा या रो, ऐसे तो यहाँ से कैपिटल mr अगर हम निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो रो मल्टीप्लाई 4/3 πr³, ये हमारा क्या निकल के आ गया, mr, मास निकल के आ गया। अब इस mr की वैल्यू तुम यहाँ पे रखो, तो ये तुम्हारा Gm मल्टीप्लाई mr की जगह पे रो मल्टीप्लाई 4/3 πr³, और नीचे में r² तो पहले से ही था ही। ठीक है, तो अब अपन लोग अगर इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम यही चीज़ अगर हम पूरे अर्थ के लिए भी लगाएं तो डेंसिटी तो पूरे अर्थ की सेम है, लेकिन जो मास है हमारे पूरे अर्थ का वो कितना है, m ही। और वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई। इस बार स्मॉल r नहीं होगा क्योंकि पूरे मास पूरे अर्थ का ले रहे हैं, तो ये पूरी रेडियस भी लेनी पड़ेगी, तो ये होगा 4re³। तो यहाँ से अगर मैं आपका ये 4/3 पाई इधर पहुँचा दूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई रो इज इक्वल टू me/re²। ठीक है, अब इसका मैं आपको यूज बताता हूँ। तो हमारे पास में क्या निकल के आया, रो इंटू 4π/3 इज इक्वल टू me/re³। यही तो निकला है अपना। ठीक है, क्यूब, re³। ओके, और अपने पास में एक और चीज़ हमने निकाली थी, वो क्या थी अपनी, कि जो mr निकाला था हम लोगों ने, mr वो हमारा क्या निकल के आया था, 4π/3 रो r³। और जो फोर्स का फॉर्मूला था वो था Gm इंटू mr/r², जहाँ पे हम लोगों ने mr की वैल्यू क्या रख दी थी, 4π/3 रो इंटू r³। अब इतनी वैल्यू की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 4π/3 Gm/r² मल्टीप्लाई me/re³ मल्टीप्लाई r²। एक r² है यहाँ पे, यहाँ क्या है, r³। तो यहाँ ऊपर केवल एक सिंगल r बचेगा काटने के बाद, तो Gm मल्टीप्लाई me, और ऊपर इसको काटने से केवल एक r बचा, और नीचे तुम्हारा बचा re³। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं पीछे देखूं तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतने गोले की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स निकाला है। अगर हम इस पूरे गोले की वजह से, अगर हम मुझसे कोई बोले कि सरफेस पे फोर्स निकालो, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा आर रहा होगा स्मॉल वाला, वो किसके बराबर हो जाएगा, RE के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी ऑन सरफेस के लिए। कि अगर कोई बॉडी सरफेस पर रखी है, मतलब कि मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दूँ, तो ये तुम्हारा जो स्मॉल r था वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर, RE के बराबर। इसीलिए मैंने r को RE के बराबर कर दिया। तो जो फोर्स था वो क्या आ जाएगा, Gm me मल्टीप्लाई r की जगह पे क्या रख दूंगा, RE/RE²। तो एक RE से एक RE कट जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा RE²। ठीक है, अब हम लेकिन निकालना क्या है हमें, यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें, जो कि तुमने पढ़ा होगा चैप्टर मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ
आइजैक न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इस केस में जो एक्सेलरेशन है वही तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो मैंने पीछे समझाया था। ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो यहाँ पे हम एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जी। ठीक है, अब यहाँ पे जी लिख दिया। अब यहाँ से मैं अगर जी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ अपॉन एम। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वैल्यू का यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं फोर्स का वैल्यू किसके बराबर रख दूँगा, एम जी के बराबर। तो ये एम जी इज़ इक्वल टू जी एम कैपिटल एम ई अपॉन क्या आ गया, आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से एम क्या तुम्हारा हो गया, कट गया। तो यहाँ पे तुम्हारा जी स्मॉल की वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये होता है तुम्हारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 का अप्रॉक्स। मास भी होता है तुम्हारा कांस्टेंट अर्थ का, रेडियस भी अर्थ की कांस्टेंट है। ये सब चीज़ें बदलती हैं क्या, नहीं। जो रेडियस है अर्थ का वही रहेगा, हमेशा रहेगा सालों साल। जो मास है वही रहेगा, हमेशा रहेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसी वजह से जो जी है तुम्हारा वो क्या होता है, फिक्स होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अप्रॉक्सीमेटली में कभी कभार हम लोग इसको क्या भी यूज़ करते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आ। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अभी हमने फार्मूला निकाला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी का, वो जो फार्मूला था वो ऑन द सरफेस के लिए था। किसके लिए था वो, ऑन द सरफेस। इसीलिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी तुम्हारी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फार्मूला जो बनता था वो क्या था तुम्हारा, कैपिटल जी एंड मास का स्क्वायर, है ना, एंड अपॉन आर ई का स्क्वायर। यही तो था, आर ई का क्यूब था या स्क्वायर था, ये क्यूब था। ओके, तो इस तरीके से है, यहाँ स्क्वायर है। अब अगर हमारे पास में कंडीशन आ जाए कि अगर हमारा अर्थ है, अब इस अर्थ के कोई ऊपर खड़ा हुआ है, अगर सपोज़ यहाँ पे एज डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ से लेके अर्थ से, या फिर कोई कंडीशन आ जाए कि सपोज़ अगर हम इसके अंदर घुस गए, डी डेप्थ तक चले गए, कोई खुदाई करके या इसके अंदर पहुँच गया, तो उन दोनों टाइम पे जो तुम्हारा उन दोनों टाइम पे तुम्हारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू इस बॉडी पे लगेगा जी पे, वो क्या रहेगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे हम लोगों ने पहले किया वैसे ही अब करेंगे। तो अगर हमारे पास में जो फोर्स का फार्मूला बन रहा था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हारा जी m1 क्या हो जाएगा, इसका मास m2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका अर्थ का मास कैपिटल एम ई। तो यहाँ एम ई कैपिटल रख दो। और जो आर है तुम्हारा सिंपल क्या हो जाएगा, इसका रेडियस अर्थ का जो कि आर ई है, और इसका हाइट जो कि एच है। तो ये आ जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब आर को तुमने रिप्लेस कर दिया किससे, आर ई प्लस एच। आर ई तुम्हारा क्या है, अर्थ की डिस्टेंस ये, और एच क्या है तुम्हारा इस सरफेस के ऊपर। तो इन दोनों को ऐड करोगे वही तो तुम्हारे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रहेगी। और ये जो तुम्हारा है वो क्या है, अर्थ का मास, और इसका मास कितना है एम, तो इसीलिए मैंने यहाँ रख दिया। तो ये तुम्हारा आ गया। लेकिन ये क्या है, फोर्स है। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, तो स्मॉल जी आ गया जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये क्या है ना कि अगर आप गौर से देखना तो जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड कर रहे थे, आर ई से। लेकिन यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, आर ई प्लस एच से। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है, आर ई बड़ी होगी या आर ई प्लस एच। ये केवल आर ई है, यहाँ आर ई में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, बड़ा, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा छोटा। तो जब भी हम बड़े वैल्यू से किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल। और जब छोटी वैल्यू से किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज लार्ज। जैसे कि अगर मैं 1 में डिवाइड करूँगा 2 से तो आंसर कितना आता है, 0.5। यहीं अगर हम 1 में डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर कितना आता है, 0.25। मतलब अगर मैं छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, ज़्यादा। अगर मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, कम। वैसे ही यहाँ है, मतलब इस बड़े वाले नंबर से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल, और इस छोटे वाले नंबर से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, लार्ज। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला केस कौन सा हो गया, एव ऑफ द सरफेस के लिए। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारा आ गया वो किसके लिए आ गया, एव ऑफ द
सरफेस। इसमें एक चीज़ और करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें आर ई कॉमन कर लेते हैं। तो जब मैं इसमें से आर ई कॉमन करूँगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एच, ये आर ई डिवाइड में चला गया, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को अलग अलग कर लो तो आर ई का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और क्या बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब ये तुम्हारा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो गया। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अगर जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो एक्सपोनेंट कैसी हो जाती है, माइनस की, तो ये प्लस के 2 थे, यहाँ ऊपर आके क्या हो गए माइनस के। और अगर तुम गौर से देखो तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है एक्चुअल में क्या, देखो जी जो हम लोग पुराना निकाले थे, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, एक नया जी, जैसे हम लोग जी डैश बोलेंगे। तो ये तुम्हारा आ गया जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। तो ये जो चीज़ है ना अपने पास में, ये बहुत छोटी है। तो ये जब भी छोटी चीज़ होती है तो इस एक्सपोनेंट को हम लोग इसके साथ में ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, 1 की जगह 1 रहने दो, -2, ये प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा -2, तो ये -2, और जो यहाँ पे सेम है उसे उतार दो, 2h अपॉन आर ई। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन बन गया एब ऑफ द सरफेस के लिए। ओके, अब आते हैं अपन लोग डाउन द सरफेस। तो डाउन द सरफेस के लिए सपोज ये सेंटर था, हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ कितना, यहाँ पे, तो हम लोग कितना, सपोज मैं कि डी नीचे खुदाई करके पहुँच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास में, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो अपना रेडियस ऑफ द अर्थ ही है, लेकिन खुदाई करके हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, इस डी तक। तो बचा, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस बचा, तो अगर ये पूरा आ रही है और इतना केवल डी है, तो ये वाला डिस्टेंस बचा हुआ मुझसे कोई पूछे, क्या करूँगा मैं, आर ई में से डी माइनस कर दूंगा, तो ये तुम्हारा बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब इनके बीच में अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा, क्या आएगा, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी एम, मास जो यहाँ पे रखा हुआ है, और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे मास कौन सा आएगा, अब ये देखो अर्थ का मास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा अर्थ का मास नहीं ले रहे हैं। इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो केवल और केवल इतने मास की वजह से लगेगा, केवल और केवल इतने। तो मैं इसको अपनी तरफ से मान लेता हूँ एम एस, इतना मास, लेकिन ये पूरे अर्थ का मास कितना है, एम ई, ठीक है। तो यहाँ पे एम ई नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे हम लोग, एम एस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकाल ही ले, कितना है, आर ई माइनस डी। तो ये आर ई माइनस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आई होप समझ में आई होगी ये बात। दोबारा समझा देता हूँ कि ये एम फोर्स था, एम मास था, इसलिए एम, लेकिन अर्थ केवल और केवल हम इतना कंसीडर करके चल रहे हैं, पूरा अर्थ नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मैंने इसका नया मास नाम दे दिया एम एस, तो एम एस लिखा। और हमारे फॉर्मूले में नीचे आर स्क्वायर होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो इतना और इतना डिस्टेंस कितना बचा है, आर ई माइनस डी, तो यहाँ आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस एम एस को यहाँ से हटाना है, तो एम एस को हटाने के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, डेंसिटी वाला। तो डेंसिटी इज इक्वल टू अपन लोगों को क्या था कि मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं पूरी अर्थ का मास लेके चलूँगा तो कितना होता है, एम ई, और पूरे वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर ई का होल क्यूब, स्फेयर का वॉल्यूम। वैसे ही सिमिलर अगर मैं छोटे वाले इतने मास लेके चलूँगा इतना, तो क्या होगा, एम एस, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, ये डिस्टेंस कितना बचा है तुम्हारे पास में इन दोनों के बीच का, कितना बचा है, आर ई माइनस डी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आर ई माइनस डी का होल क्यूब, समझे। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से एम एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, इसको और इसको काट गया यहाँ से, ये इसका मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ से आ गया एम ई आर ई माइनस डी का होल क्यूब इज इक्वल टू एम एस। अब इस एम एस को तुम यहाँ रख दो, तो एफ इज इक्वल टू आ गया जी एम अपॉन आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एम ई आर ई माइनस डी का क्यूब। तो स्क्वायर से एक क्यूब कट गया, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, अच्छा हाँ, यहाँ पे तुम्हारा आर ई बच गया, आर ई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आर ई क्यूब भी आएगा, एक से एक से ये कट जाएगा, तो जी एम एम ऑफ ई आर ई माइनस डी अपॉन आर ई का क्यूब, ठीक है। कुछ ऐसा तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। ओके।
अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे एम जी डबल डैश, ठीक है, नए वाला ग्रेविटी, ये जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब हो गया, है ना। और इधर तुम्हारा आ गया एम और आर ई माइनस डी, तो यहाँ से एम कैंसिल, तो जी डबल डैश, और ये तुम्हारा सिंपल फिर से वही जी हो गया, तो इसकी जगह पे जी लिखूँगा, और ये आ गया आर ई माइनस डी, ठीक है। और एक आर इसमें से और निकल आएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो एक आर हमें और लिखना पड़ेगा, तो इसके नीचे आर ई आ जाएगा, ठीक। अब आर ई से डिवाइड कर दो, तो आर ई अपॉन आर ई 1 हो गया, और ये डी अपॉन आर ई हो गया, ये तुम्हारा निकल के आ गया जी डबल डैश डाउन टू द सरफेस के लिए। तो बहुत आसान है डेरिवेशन। ओके, दो तीनों चीज़ें हो गई। अब अपना टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कभी कभार आपने वर्ड सुना होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है अंदर की ताकत, कि तुम्हारे अंदर में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। बोलते हैं ना टीचर लोग, कितना तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल, क्या कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो वही किसी भी चीज़ के अंदर में कितनी ताकत होना, मतलब अ बॉडी स्टोर्स द एनर्जी, स्टोर्स द एनर्जी, कितना बॉडी के अंदर एनर्जी, उसी को हम लोग कहते हैं इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी सिंपल है, ठीक है। तो एज़ पर एज़ हमें पता है कि जब भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी आता है वो किसकी वजह से आता है, कि वर्क डन बाय अ बॉडी एंड स्टोर्ड इनसाइड इट। अब वो स्टोर हो गया हो, कोई भी वर्क डन अगर उस बॉडी के अंदर ही स्टोर हुआ है तो वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम दो बॉडीज़ को कंसीडर कर लें, या ठीक है, या फिर हमने एक अर्थ मान लिया और अर्थ के एबव हमने कोई एक बॉस मास मान लिया एम, ये तुम्हारा कैपिटल एम तुम्हारा अर्थ हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो तुम्हारा जो फोर्स निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन अगर हम वर्क डन निकालेंगे इस बॉडी की वजह से दूसरे के ऊपर W12, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, ठीक है। तो हमारा वर्क क्या हुआ है कि हम इस अर्थ की सरफेस से इसको उठा करके हम यहाँ तक लेके गए, मतलब हमने इस पर क्या किया, काम किया, मतलब समझ रहे हो, कोई पार्टिकल ज़मीन के ऊपर रखा था उसे हवा में हम उठा के आर डिस्टेंस पे लेके गए। तो तुम्हारा फोर्स का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पोजीशन को मान लूँ हमारा R1 और इस पोजीशन को मान लूँ R2, तो ये वर्क डन फ्रॉम 1 से लेकर 2 पॉइंट तक क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, कि R1 से लेकर हम लोग कहाँ तक ले गए ऑब्जेक्ट को, R2 तक। फिर हमने क्या लगाया उस पर फोर्स, और फोर्स की वजह से क्या आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जब R1 से लेके R2 फोर्स की वैल्यू रखूँगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इस इंटीग्रेशन का जब मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन शायद आप पता नहीं जानते हो कि नहीं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब भी वैल्यू ऊपर होती है, मतलब कैसे बताऊँ, हाँ ठीक है, अगर सपोज तुम्हारे पास में कोई ऐसा वेरिएबल लिखा हुआ है 1/r² इंटू डी आर, तो इसमें तुम क्या करोगे, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस का 2r हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है r-2 + 1 अपॉन -2 + 1। वैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे, ये तो पूरा कांस्टेंट है तुम्हारा, तो ये जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाहर आ गया, ठीक है। ये R1 और ये R2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 + 1 अपॉन -2 + 1 हो जाएगा। तो ये हो गया जी स्मॉल एम कैपिटल एम, आर की वैल्यू -1 और ये तुम्हारा -1, तो एक -1 बाहर आ गया, -2 में से बन जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, वो वाला माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा r की पावर -1 और लिमिट क्या लग जाएगी R1 और R2। तो जब हम लिमिट खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, एक बार r की जगह पे R2 रखेंगे, एक बार r की जगह पे R1, तो यहाँ ब्रैकेट, एक बार r की जगह पे R2 मतलब R2 -1 माइनस एक जगह r की जगह पे R1 -1, तो ये आ गया जी स्मॉल एम कैपिटल एम 1/R2 -1/R1। माइनस है इसलिए नीचे लेके जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी तुम्हारी प्लस। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, वर्क डन। अब वर्क डन जो होता है वो एनर्जी की तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो जो एनर्जी की तरह जब स्टोर होगा तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कि हम इसको बहुत इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके गए हैं, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब ये है कि जो तुम्हारा R1 था
उससे हम लोग इनफाइनाइट पोजीशन से लेके आएंगे, तो R1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, इनफाइनाइट। तो जो W12 है इट विल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी V। तो ये V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम, ठीक है, और 1/R2 माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो दिस विल बी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन R2। तो इन जनरल अगर हम इसको लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हो जाती है माइनस जी M1 M2 अपॉन R। सिंपल एंड स्वीट, यही है तुम्हारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी टू बॉडीज़, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि फोर्स में से कि हम अगर नीचे से स्क्वायर हटा दें और आगे माइनस लगा लें तो वही तुम्हारी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला याद रखना, आगे ज़रूरत पड़ेगी।